प्यासा है वो स्वयं चल कर आएगा, तो हमें इंतजार नहीं करना किसी का, ठीक है। और अब ये बताओ कि लास्ट क्लास में लोगों ने आज में मार्कर तो भूल ही गया घर पे, चौहान वंश शुरू हो गया। पढ़ लेने दो यार, इतने पेन्स का प्रयोग हम लोग करेंगे आज, अगर एक क्लास पूरी कर देते हैं तो। आपका हिस्ट्री और कल्चर, दो क्लासें हैं। कितनी क्लासें हैं? उन्होंने कहा अधिकतम अगर हम बढ़ा देंगे तो 3 क्लासें में बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही पता नहीं क्या हो रहा है, आपकी 2 क्लासों में मुझे ये कराना है, हालांकि पॉसिबल नहीं है और सच में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास आज की हमारे पास, एक क्लास है कल की, जिसमें अगर मैं अपने ही हिसाब से पढ़ाऊं तो मुझे एंशिएंट खत्म करने के लिए अब भी मुझे 5 क्लासें चाहिए, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग भागते तो है नहीं, भागते तो नहीं है क्लास में कि मतलब शुरू की कहानी फटाफट बताया और निकल गया, ऐसा होता नहीं है। हमारा चलता है डीपली और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं उसमें। हमें ज्ञान कम पहुंचता है आपके पास, समझ कि जो एग्जाम्पल होते हैं वो ज़्यादा पहुंचते हैं, तो टाइम लगता है। तो पॉइंट यही है कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है। अब आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से चलें। अभी आपका राजपूत वंश बाकी है, ठीक है, संगम काल बाकी है, चोल, चेर और पांड्य, ये चैप्टर भी आपका एंशिएंट का बाकी है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का बाकी है। अब इतनी क्लासें करने के लिए कम से कम चाहिए होंगी तो 5 क्लास। अब बचता है आपका कल्चर। कल्चर के लिए कम से कम 6 या 7 और चाहिए होंगी कम से कम। तो अगर मैं ये प्लस करूँ तो कितनी टोटल क्लास चाहिए? 11। और मेरे पास कितनी है? 2 क्लासें बढ़वाई जाएंगी। क्या लगता है कि हम लोग बढ़वा सकते हैं क्लासें? वैसे तो मुझे क्लासें लगभग मिलती 85 से लेकर 100 क्लास, लेकिन थोड़ा सा राजनीति होने के कारण ये क्लासेस सिमट गई 35 पे, तो मुझे 35 क्लासें मिली हैं टोटल। अब क्या करना है ये आप लोग जानिए। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों में बता सकूँ, लेकिन मैं कम पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझूंगा बजाय थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके आगे निकल जाने की। भले आपका सिलेबस कम हो पाए, कुछ और नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि अगर हमें अपना बेस बनाना है तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार से चीज़ें आपके पास पहुंचनी चाहिए।
अब ऐसे ही बोल बाल के हम चलेगा, अभी चौहान वंश में 10 मिनट खत्म कर देते हैं, बताओ 10 मिनट में फिनिश। जैसा कि हिस्ट्री जो अन्य तरीके से हम पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके 10 मिनट में खत्म। पूरा राजपूत काल अभी 20 मिनट में खत्म कर देंगे। मजा आएगा ना? आएगा मजा? लेकिन क्लासें नहीं बढ़ेंगी, ये बात क्लियर है। क्योंकि कल मुझे फ़ोन आया था विकास भवन से, तो मुझे वहाँ बुलाया गया, तो मुझसे ये दबाव डाला गया कि आपको इतने ही समय में ये क्लासें ख़त्म करनी है। कल मेरी मीटिंग हुई थी उनसे। और दूसरी एक पॉइंट और भी है कि मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ की क्लासेस की बातें विकास भवन तक क्यों कोई लेके जाता है। मैं अगर यहाँ आपको किसी मतलब से अगर समझाता हूँ, किसी अधिकारी की बात को लेकर या अन्य किसी नीति को लेकर, रणनीति को लेकर, तो ये बातें वहाँ पहुँचती हैं। कमाल के बच्चे हैं ना। आपको पढ़ाता कौन है पहले ये बताओ? टीचर लोग पढ़ाते हैं, अधिकारी लोग पढ़ाते हैं? आपका मतलब किससे होना चाहिए? अधिकारियों को खुश करना है। आज अधिकारी है, कल उसका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ कर सकते हो ना? लेकिन बच्चे ऐसे हैं अपनी क्लास में, इसीलिए क्लास नहीं बढ़ेगी। आगे कहानी खत्म है यहाँ पर। खैर कोई नहीं, हमारा आपका साथ सोमवार तक रहेगा। सोमवार का मतलब परसों, उसके बाद मेरी क्लासें हो जाएंगी फिनिश यहाँ पे। तो जो कुछ भी बात करनी है हम लोग इन 2 क्लासों में ही करेंगे, बाकी का देखते क्या होता है आगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चौहान। इससे पहले हमने कुछ कल कौन सा पढ़ा था? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट। नागभट्ट से मुझे याद आया कि आपने लिखा होगा वत्सराज का पुत्र अर्णोराज था। उस अर्णोराज को आपको काटना होगा। ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, मुझे रास्ते में ध्यान आ गया था। नागभट्ट द्वितीय। अर्णोराज को काटो। हाँ, यही तो हम आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये गलत हो गया था, इसको क्या करेंगे? नागभट्ट द्वितीय। अजयराज चौहान वंश का संस्थापक, वो मतलब उसका ही व्यक्ति था, चौहान वंश से संबंधित था वो, है ना? तो क्लियर है ये मिस्टेक हो गई, इसको सही कर दो। अब बात करते हैं चौहान वंश। क्या मैंने थ्योरी पूरी कर दी थी? मतलब ये है कि हमने प्रतिहार वंश की जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली। क्या हमने महिपाल का जिक्र किया था? महेंद्रपाल का जिक्र किया? महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नामा, ठीक है, उनकी कुछ कृतियाँ होंगी, कम से कम 5 कृतियाँ तो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है वैसे? हरविलास लास्ट होगी है ना? ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। महिपाल के भी गुरु कौन थे? राजशेखर थे। अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? किसके? महिपाल के। यहाँ पे होती इसकी कहानी खत्म। अब बात करते हैं चौहान। चौहान जो थे वो थे शाकंभरी। शाकंभरी एक जगह है जो पड़ती है राजस्थान, हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। इसका मतलब क्या आ जाएगा? दक्षिणी राजस्थान में कौन सा गुजरात आ जाएगा? उत्तरी गुजरात। अगर भाई दक्षिणी में आएंगे तो उत्तरी गुजरात आ जाएगा, क्या जाएगा? ये गुजरात हो गया, ये क्या हो गया? राजस्थान। तो ये हिस्सा किसका उत्तरी है और किसका दक्षिणी है? लोकेशन आपको बनानी आती नहीं आती है? आती है ना? तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात,
गुजरात एवं राजस्थान। भाई हर जगह आप किसी को चीज़ें दिखा ना सकते हो। ये आप संजय बन गए, आपने कहा धृतराष्ट्र ने कहा कि क्या हो रहा है महाभारत में, और आपने दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया, ऐसा कुछ छोड़ना होता है, तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी ना। तो इन क्षेत्रों में जो है इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसका संस्थापक वासुदेव था। संस्थापक कौन है? वासुदेव है। इसके पश्चात में बहुत खास व्यक्ति आता है, इसको हम याद करते हैं इसलिए क्योंकि इसने एक शहर की स्थापना की। इसको क्या कहा जाता है? अजमेर। और इसने अजमेर को ही अपनी राजधानी बना लिया। पहले इसने स्थापना की, उसके बाद में इसको अपनी राजधानी बना लिया। अजमेर किस बात के लिए भारत में प्रसिद्ध है कोई ऐसी खासियत? किस लिए प्रसिद्ध है? अरे वर्तमान में अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है? किसी भी रूप में बता दो। दरगाह, अजमेर शरीफ है ना, किसकी दरगाह है वो? निजामुद्दीन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये कौन थे? आपका मिडावल तो हो गया ना, कौन थे ये? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। ऐसे कुछ है ना, बहुत पूछता रहेगा, नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में व्यक्ति आते हैं, का नाम होता विग्रहराज। अब विग्रहराज एक कवि भी थे, लेखक भी थे और एक महान सम्राट भी थे। महान सम्राट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अपने आसपास के समस्त क्षेत्रों को जीत लिया था। और कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था विविध विद्या विचार वाचस्पति। ये एक ही शब्द है। क्या नाम था इसका? विविध विद्या विचार वाचस्पति। ये ग्रंथ लिखने के साथ साथ इन्होंने इसकी उपाधि भी धारण की। अभी तक पढ़ नहीं पाया पूरा। विविध विद्या विचार वाचस्पति याद हो जाएगा, उसके अंदर लिख लोगे आराम से। केवल याद करने कमी है, बाकी कठिन नहीं है। विविध विद्या विचार वाचस्पति सबसे सरल चीज है। उसके बाद में एक और व्यक्ति आता है, जिसका नाम होता है पृथ्वीराज तृतीय। थोड़ी सी इसकी कहानी अच्छी है। ये तो मुझे मजे दे रहा था यहाँ, मेन चीज ये आदमी है। चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का आदमी भी था, हालांकि इसको राय पिथौरा भी कहा गया है। और ये जो शब्द है अधिकतर एग्जाम में मैंने देखा है। राय पिथौरा किसे कहा गया है, ये कईयों में आया है। दूसरा पॉइंट, इसने 1186 में एक युद्ध किया था भीम द्वितीय के साथ। भीम द्वितीय था वो गुजरात का शासक था। कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। इसलिए हुआ क्योंकि उसके साम्राज्य में एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। अब वो हिसाब कि देखी मांग ली, मना कर दिया तो युद्ध कर लिया। युद्ध किया, हालांकि समझौता हो गया, लेकिन राजकुमारी को ये भगा दिया। ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि एक और इन्होंने युद्ध किया 1191 में। बहुत दुख की बात है।
मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। युद्ध हुआ अच्छा खासा, पृथ्वीराज ने उसको हरा दिया। मेन पॉइंट क्या है जानने लायक यूपीएससी में कि युद्ध किया क्यों? टू द पॉइंट तो पढ़ ही लोगे, किताब में मिल जाएगा, 4 लाइनों में ये बात खत्म हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन युद्ध हुआ क्यों? दरअसल पॉइंट ये था कि यहां पर सारी पत्नी खराब रहती है वहां पर। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसका शासन है? चौहान वंश का। लेकिन यहां से इन क्षेत्रों से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गौरी। अगर उससे भारत में मतलब बिना किसी बाधा के भारत में घुसना है तो उसको किस क्षेत्र को जीतना होगा? इस क्षेत्र को। अगर इस क्षेत्र से आएगा तो उसको पड़ेगा पहाड़ी एरिया, ठीक है। इस क्षेत्र से आएगा तो उसको पड़ेगा पानी, लेकिन उसको जाना है मैदान के रास्ते से। यहां पर ज्यादा पहाड़ी भी नहीं है, मैदान शुष्क है, अच्छा खासा मैदान है, तो जाने में उसको आसानी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया? इस क्षेत्र को जीतने के लिए किस पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज पर। पहला युद्ध हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने एक व्यक्ति था जिसकी सहायता मांगी, इसका नाम था जयचंद्र। और ये जो व्यक्ति था ये गहरवाल शासक था, इसके पड़ोस में ही यहाँ पर इसका साम्राज्य था। गहरवाल ने आकर के इनकी सहायता की और मोहम्मद गौरी को हरा दिया। सहायता के दौरान ऐसा माना जाता है कि जयचंद्र की बेटी उसके साथ में आई हुई थी। जयचंद्र के युद्ध के समय वहां पर इसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज ने संयोगिता को देखा और उस पर मोहित हो गए, बोले हम तो ब्याह करेंगे। अब ये बात पता चली जयचंद्र को, पूरी बात तो गलत है ये। तो जयचंद्र ने अब कहा कि पृथ्वीराज, पहली बात तो एक प्रतापी शासक है, हराना आसान नहीं है। उसने किससे सहायता मांगी? गौरी से। अब कहते ना कि अगर आपका कोई मित्र है तो उस मित्र से कम कुछ सीक्रेट ऐसे रखो जो किसी को ना पता हो सिवाय आपके, क्योंकि अगर आपकी हर कमजोरी आपके मित्र को पता है तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है। पृथ्वी का हर एक सीक्रेट किसे पता था? पूरे साम्राज्य के खुफिया रास्ते किसे पता होंगे? जयचंद्र ने उन खुफिया के रास्तों से किसको प्रवेश करवा दिया? अब गौरी आया, किसके साथ युद्ध हुआ? पृथ्वी के साथ। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। ये तराइन का पहला युद्ध हो गया, ये तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज जीवित था कुछ समय तक, तुरंत उसको नहीं मारा, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसको तुरंत मार दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंधा करवा के जंगल में छोड़ दिया। अलग अलग बातें आती हैं सामने, सच क्या है ये पता नहीं अभी तक। पृथ्वीराज रासों के अनुसार तो ये कहा गया कि उसको छोड़ दिया था, बाद में उसकी हत्या हुई, लेकिन क्लियर क्या है ये भी नहीं पता। अब वो बेवकूफ आदमी जयचंद्र ने ये नहीं सोचा कि जिसको मैंने अपने घर में बुलाया है वो जब उसे हरा सकता तो क्या मुझे नहीं हरा सकता? अब बेवकूफ आदमी था। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद्र को हरा देता है। अच्छा, जयचंद्र ने क्या सोचा कि ये आएगा और इन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अपना माल लूट लाट के वापस चला जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ देखो, कहानी थोड़ी सी घूमती है। कहानी ये घूमती है कि जब गौरी यहाँ पर आकर के ये सब काम कर रहा था, उसी समय गौरी की भी बेटी साथ में आई हुई थी, मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी के साथ में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का चक्कर चल गया गौरी की बेटी से।
अब उसने ये पॉइंट लगाया आगे कि यार क्या क्या मतलब हो सकता है। बुद्ध नायक ने इसको समझाया गौरी को कि देखो पृथ्वीराज का चक्कर चला था जयचंद के साथ, हाथ धोना पड़ा, कहानी खराब हो गई। अब तुम भी ऐसा करो, फालतू बातें तो करियो मत, चुपचाप मारो निकाह करा दो। अब चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम जरूर था लेकिन समझदार था और एक अच्छी प्रतिष्ठा रखता था युद्धों को जीतने की, तलवार में बहुत माहिर था। ऐबक कर दी भैया, शादी कर दी। और कौन सा क्षेत्र दे दिया? यही राजस्थान का, चौहानों का समाप्त जो खात्मा किया किसने? गौरी ने। और राज्य किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके दो गुलाम और थे, कुवाचा, यल्दौज। नहीं नाम सुने? अब सुन लिए। कुवाचा और यल्दौज, इनका युद्ध फिर आपस में होता है। इल्तुतमिश, कुवाचा, यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश भी उसका गुलाम रहा होगा। खैर कोई नहीं, ये तो मैंने कहानी ऐसी बता दी थोड़ी सी, थोड़ा सा नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दी होगी आपने, चौहान वंश। और इसके आगे लिखना शुरू करो। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। किंतु इसका प्रमुख संस्थापक अजयराज को माना जाता है। प्रमुख संस्थापक अजयराज को माना जाता है। अजयराज ने अजमेर में एक शहर की स्थापना की। तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, विग्रहराज नामक इसका अगला महान शासक हुआ। इसका अगला महान शासक हुआ इसके दरबार में सोमदेव नामक विद्वान निवास करते थे। जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। विग्रहराज स्वयं एक कवि एवं लेखक था। स्वयं एक कवि एवं लेखक था। उसने
विविध विद्या विचार वाचस्पति की रचना। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला। विविध विद्या विचार वाचस्पति। विविध विद्या विचार वाचस्पति। विविध विद्या विचार वाचस्पति। अब कोई नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आ रहा है। विविध विद्या विचार वाचस्पति की रचना की। चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा, चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय हुआ। सबसे महान या सम्राट पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसे राय पिथौरा, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। 1186 में इसका युद्ध 1186 में इसका युद्ध गुजरात के शासक, इसका युद्ध गुजरात के शासक भीम द्वितीय से हुआ। भीम द्वितीय से हुआ। इस युद्ध का प्रमुख कारण परमार राजकुमारी थी। परमार राजकुमारी थी। परमार एक मतलब जाति थी ना राजपूतों की। एक पॉइंट लिखो। 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। का होगा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान, हाँ वो तृतीय कोई चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट। 1192 ईस्वी में पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक, और तो कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन 2 पॉइंट और लिख लो। पृथ्वीराज चौहान एवं पृथ्वीराज चौहान एवं गहड़वाल नरेश
जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर, जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर, बात थोड़ा गलत हो गया। आप ये होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद के मध्य, तो कहीं पर अगर जगह लिखी रह गई हो तो जयचंद के बाद लिख दो के मध्य, वरना वाक्य पढ़ने में मजा नहीं आएगा घर पे। जयचंद के मध्य संयोगिता को लेकर विवाद हुआ था। विवाद हुआ था। दरअसल पॉइंट ये था कि जब जयचंद को मालूम चल गया कि जो हमारी बेटी है वो नहीं मानने वाली है, तो उन्होंने एक स्वयंवर रखा और स्वयंवर में सभी राजाओं को आमंत्रित किया, पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए जयचंद ने एक पुतला बनवा दिया और सभी लोग, जैसा कि होता है, ये दरबार लगा है, ये ऐसे करके सारे राजा खड़े होंगे ना, ऐसे करके, अब ये सिंहासन होता है राजा का, तो संयोगिता गई होगी वरमाला लेकर के कि जो भी पुरुष तुमको पसंद है अपनी मर्जी से उसके गले में माला डाल दो। अब यहाँ पर वो था पुतला, उन्होंने किसी को पसंद ही नहीं किया, पुतले को पसंद किया। अब पता था कि हाँ किस समय तक पृथ्वीराज यहाँ पहुँच जाएंगे, और जैसे ही पुतले पे बरमाला डालने की बारी आई, पृथ्वीराज हाजिर थे। पहले से ही उन्होंने मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे, वो पहुँच गए। और नहीं, व्हाट्सएप था भाई, तोता हुआ करते थे उस समय। इस आजकल व्हाट्सएप भी हर जगह हरा है ना, व्हाट्सएप की जगह उस समय तोता भी हरा हुआ करता था। कबूतर या तोता, हाँ कबूतर ज़्यादा हुआ करता था। उन्होंने कहा हुआ कबूतर जा जा जा, कबूतर पहुँच गया। आ गए सभी सेनाओं के सामने, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर फरार हो गए। बड़े आरामी थे यार। तो अब भैया तुम किसी की बेटी को ले गए हो, कोई शांत क्यों बैठ जाए? जयचंद की जगह चाहे कोई होता। देखो जयचंद का नाम आपने अक्सर सुना होगा। अगर आप कोई किसी धर्म विशेष के बारे में अगर बात कर दें तो हमेशा ये कहा जाता है कि तुम भी पूरे जयचंद हो, क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पर मामला धार्मिक नहीं था। अगर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया तो इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो हिंदू शासक था, उसको हरा, वो मुस्लिम वो आके हरा देगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। यहाँ पर पॉइंट था संपत्ति और राजनीतिक कारण थे। पहला तो उसकी बेटी को तुम ले गए, गौरी नहीं चाहे कोई होता आकर के तुमको रगड़ता अच्छी तरीके से, भाई तुमने क्यों किसी की बेटी को उठा लिया? तो जयचंद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, महान शासक था भाई। लेकिन इस समाज में आप जयचंद को अगर अच्छा आपने बोल दिया तो लोग आपको गाली देंगे कि तुम साले हिंदू हो ही नहीं सकते, तुम तो हिंदू विरोधी हो। नहीं भाई, यहाँ मोहम्मद गौरी ने सिर्फ इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि तुम हिंदू शासक थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास जो संपत्ति थी वो संपत्ति उसके पास नहीं थी। क्योंकि ये जो लोग आते थे अरब से आते थे, और अरब में सिवाय तेल के कुछ होता नहीं है। अब तेल को तुम पी नहीं सकते हो। अब वो अनाज के लिए भटकते थे। ये ऐसी जनजातियां थी जो लड़ाकू जनजातियां थी, इनके लिए सिवाय काटने पीटने के अलावा कुछ नहीं आता था। मानवता नाम की इन लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती थी। जितने भी अरब के लोग आए हैं ये सिर्फ एक लुटेरे थे। भारत में वो आए इसका मतलब ये नहीं क्योंकि वो हिंदू देख के आए, कोई भी जाति होती वो आते। हाँ तुम गरीब होते अफ्रीका की तरह, वो भारत में नहीं आते, नेपाल भी नहीं गए। तो तुम्हारी स्थिति ऐसी थी, अब आदमी मांगने किससे जाएगा? जिससे उम्मीद होगी। डकैती किसके घर में पड़ती है? कभी भिखारी घर में डकैती पड़ती है? कभी किसी सन्यासी घर में डकैती पड़ती है? नहीं पड़ती है।
अब पहले मंदिरों में लूटपाट हुआ करती थी, आजकल मंदिरों में लूटपाट भी नहीं होती है, क्योंकि अगर पैसा आता भी तो वो है अकाउंट में, ऐसा होता नहीं होता है। अब भाई सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, क्यों लूटा गया? कारण था ना। अगर उसमें सोमनाथ के मंदिर में केवल ईंट पत्थर लगा होता तो क्या उसमें उसे कोई लूटने आता? यहाँ पर ये मत कहो कि मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं लूटा, सिर्फ आक्रमणकारी बोलने वाला उसे रहेगा, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित होता वो लूटता। मंदिर नहीं वो चर्च होती तो भी लूटा जाता। ये जो सारे काम होते हैं ये होते हैं संपत्ति के लिए राजनीतिक कारणों से, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे कबीले के लोग भूखे ना मरे, तो उन कबीलों को खाना दिलाने के लिए लोग ये काम करते हैं। अब मुखिया का काम है अपने कबीले की सुरक्षा करना, यही होता है यार। इतिहास को पेश किसी भी तरीके से कर दो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचना होगा, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की बातें बताई जाती हैं। हिंदुओं जागो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तुमको कोई 2000 साल से नहीं मिटा पाया, आप क्या मिटा लेगा? है किसी में हिम्मत? नहीं है। तो अपना काम करो, केवल किसी के चक्कर में मत आओ कि चलो धरना देना जा करके गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, हमारे भगवान के बारे में किसी ने ऐसा बोल दिया है। उस लायक बन जाओ कि तुम अगर कोई बात निकाल दो तो लोग अपने आप खड़े हो जाए कि हाँ यार बात तो सही है। कि धरना अपना देने से कुछ नहीं होता है। पॉइंट आ गया और नोट करो, क्या लिखा था हमने? संयोगिता को लेकर विवाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। शाकंभरी के साम्राज्य, शाकंभरी के, अरे भाई चौहान लिख लो भाई, मत लिखो शाकंभरी लिख लो, अच्छा लगेगा। शाकंभरी के साम्राज्य के बराबर में कन्नौज के गहड़वाल, कन्नौज के गहड़वाल निवास करते थे। इसका प्रमुख शासक, इसका प्रमुख शासक गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र। इसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक विद्वान निवास करते थे। इसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक विद्वान निवास करते थे। गोविंद चंद्र के समय ही, गोविंद चंद्र के समय ही नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य, नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद्य की रचना की गई। की रचना की गई। ठीक, देखो इस समय आप लोगों को लग रहा होगा कि हर दिन से अलग क्लास चल रही है आज। मुझे कुछ बातें उनकी माननी पड़ेगी, मुझे आपका सिलेबस थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा मैं अब आपको थोड़ा सा नोट करा दूँ, क्योंकि समझाऊंगा तो बहुत टाइम भी लगेगा। हमारा टाइम समझाने में जाया जाता है ना। हाँ जी, क्या चीज?
कम टाइम में पूरा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर पता है जो पुराना सेशन हुआ था, देखो होता क्या है, जो पुराना सेशन हुआ था तो हम उस पुराने सेशन में एक भी पॉइंट लिखाते नहीं थे, क्योंकि हमें उन्होंने 32 क्लासें दी थी हिस्ट्री के लिए और 6 क्लासें दी थी आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो कुल 36 या 38 क्लासें हमारे पास थी। तो 38 क्लास में पूरा इतिहास निपटाना विद आर्ट एंड कल्चर के पॉसिबल तो नहीं है। तो ये बातें फिर शिकायत के रूप में पहुंच गई कि वो लिखाते नहीं है। सोचो पहले कि बच्चों की चॉइसें कौन पूरी कर पाएगा। हाँ बताई जाती है वो सेम, समझा दें बच्चे, बाद में घर पे जाके पढ़ लेंगे, है ना। अगर इस पे राजी होंगे तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ हमें क्या समस्या है भाई। हाँ अगर आपको वो लगता है तो आप जैसे अब जहाँ तक है वो मंडे को या ट्यूसडे को आएंगे यहाँ पे, आप लोगों से रेस्पॉन्स लेंगे आकर के। तो मेरे ख्याल से मुझे अभी कम से कम 10 क्लासें चाहिए, और वो आपसे पूछे, आपसे डिमांड करें तो आप उन्हें बताना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके ऊपर है। और ये भी है कि वो ये भी आपसे पूछेंगे कि आप किससे पढ़ना चाहोगे, ये भी आपसे पूछेंगे। आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है। शॉर्ट में अपने आप नोट्स बनाए जाएंगे। ये अभी अगर आपको लेक्चर दिया और घर जाकर के आपको समझ में नहीं आया कि आज हमने पढ़ा क्या, तो उसका फिर लाभ क्या है। हो सकता है कि अलग अलग व्यक्ति की अलग सोच है। सर हम कैसे पढ़ा रहे हैं? हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो ऐसा, या सिर्फ तुम्हें ही लग रहा हो ऐसा, बाकी सबको ठीक ठाक लग रहा हो। ऐसे कवर नहीं होता है। वही समस्या आती है और उसको समस्या को थोड़ा फेस करो, मालूम चल जाएगा। चलो अब हम इसके समाज की बात कर लेते हैं। और समाज के रूप में कुछ, मैं समाज के रूप में आज आपको सिर्फ नोट ही कराऊंगा, ठीक है। टोटल जितनी भी इसकी समाज व्यवस्था रह गई है सिर्फ नोट कराऊंगा। अरे मैं एक आध क्लास बिना उनके दिए भी यहाँ आकर के फ्री पढ़ा जाऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक करने की, वरना ऐसा करना आप लोग, ऑनलाइन तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है, किसी दिन संडे को बुला लेंगे आपको, 2-3 घंटे 3-4 घंटे क्लास पढ़ा देंगे इकट्ठी, है ना, ऐसा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। वो सोचते हैं आराम करेंगे, अब हर चीज तो भाई तुम लोग देख रहे हो। अरे सर जिसे आना होगा वो आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरे को उठाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, समस्या चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, इशू होते रहते हैं। चलो मैं अपनी क्लास में, जो मैं अपनी क्लास लगा रहा हूँ, मैं वहां पर शनिवार को छुट्टी रखता हूँ। जो मैं अपनी कोचिंग पढ़ाता हूँ उसमें मैं शनिवार को छुट्टी रखता हूँ, 2 दिन की छुट्टी रहती है हफ्ते में। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ने से आईएएस बनते हैं, कम पढ़ने और ज़्यादा समझने से आईएएस बनते हैं। रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। अब मैं सोमवार को जैसा टेस्ट लेता हूँ ना अपनी कोचिंग में, बच्चों को मज़ा आ जाता है, उन्हें 2 दिन देता हूँ सही होने के लिए। संभलो कितना पढ़ोगे, आज पढ़ो संडे पढ़ो। संडे को केवल मौज आती है, क्योंकि संडे में एक हमारी मानसिकता है, संडे मतलब संडे, संडे मतलब कपड़े धुलना, संडे मतलब थोड़ा बहुत घूमना, छुट्टी का दिन है ना, तो संडे का मतलब संडे होता है। तो बस ये समझने वाली बात है कि संडे को कोई घर में जाके पढ़ाई करता होगा, ये मुझे लगता नहीं है।
हालांकि मुझे केवल संडे का दिन मिलता है पढ़ने के लिए, बाकी का दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। तो मैं अपने संडे का पूरा यूज करता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक का। मैं रात में नहीं पढ़ता, अब नहीं पढ़ता हूँ, पहले बहुत पढ़ता था, क्योंकि अब आराम करना होता है। 4-5 ही घंटा मिलता है, 6 घंटा पढ़ने के, सोने के लिए केवल वही हो पाता है। तो संडे को तो पढ़ नहीं पाते बच्चे, तो मैं शनिवार का दिन देता हूँ, छुट्टी रखता हूँ अपनी क्लास की। अब आज छुट्टी है मेरी क्लास की, मौज करो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि समझ का विकास करना है, चीज़ों को समझो, रिमेन कैसे करना है। नहीं समझो तो सुनाइए, मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसे बात करते हैं थोड़ी सी सामाजिक स्थिति, दूसरी आर्थिक स्थिति की, फिर धार्मिक स्थिति की, और इसी में आ जाएगा प्रशासनिक स्थिति। अर्थात प्रशासनिक में हम लोग राजनीति को लेकर के आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको भी नोट कराऊंगा वो सबका मिक्सचर होगा। अलग अलग नोट कराते बड़ा लंबा टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन फिर मैं अगर मैंने सामाजिक से नोट कराना शुरू कर दिया तो शायद आज सामाजिक ही करा पाऊंगा। ये चीजें ज्यादा होती है, कितना कम हो, तो अगर इतना है तो कितना समझ लो, पॉइंट ही हो जाता है। अब किसी के पास समुद्र है अगर, तो भारतीय वर्ष तो वैसे ही निकल के आएगा, क्लास में कैसे आ जाएगा। और मुझसे ये कहा गया है कि एक जो बच्चों को जो दवाई बनाने वाली जो ड्रिप होती है, उससे ऐसे करके लो और बच्चों को बूंद डाल दो पोलियो की तरह। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो समझाने में समय व्यस्त मतलब नहीं करूँगा, खराब नहीं करूँगा, हेडिंग डाल के नोट करना शुरू कर दो। अब इसमें कहानी कुछ है नहीं ना, इसमें कहानी क्या पढ़ोगे। मैं कहूँगा कि आर्थिक थी, कुल्या बाप, करोड़ बाप, या फिर कुछ और चल रहा था, है ना। कर कौन कौन से थे, टैक्स कौन कौन से थे, नोट करना फटाफट। लिखो हेडिंग, अजर्रा लिखो। गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा, गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा निम्न होने लगी। स्त्रियों की दशा निम्न होने लगी, निम्न। उनसे शिक्षा का अधिकार निम्न होने लगी, उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। जिससे सती प्रथा, दास प्रथा, जिससे सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा जैसी तथा पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गई। पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गई। वर्ण व्यवस्था कठोर होने से, वर्ण व्यवस्था कठोर होने से शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई। शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई। अल-बरूनी के अनुसार, अल-बरूनी, ये नाम तुम लोगों ने कुछ सुना होगा ना, मैंने भी सुना थोड़ा थोड़ा। अल-बरूनी के अनुसार भारत में वैश्य एवं शूद्र, भारत में वैश्य एवं शूद्र व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। व्यापारी रूप में भारत में वैश्य एवं शूद्र
व्यापारिक रूप में क्या लिखे? प्रसिद्ध थे। व्यापारिक रूप में प्रसिद्ध थे। इस काल में वर्ण संकर व्यवस्था, या लिखेंगे वर्ण संकर जातियों, इस काल में वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। वर्ण संकर से तात्पर्य, वर्ण संकर से तात्पर्य शासन करने वाली विभिन्न जातियां। वर्ण संकर से तात्पर्य शासन करने वाली विभिन्न जातियां क्षत्रिय वर्ण में समाहित होने लगी। क्षत्रिय वर्ण में समाहित होने लगी। जैसे राजपूत वंश, जैसे राजपूत वंश। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत शासन प्रणाली, शासन प्रणाली अत्यंत खराब हो चुकी, अत्यंत खराब हो चुकी। इस समय शासन प्रणाली पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित था। ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्तोत्तर काल में कोई भी, गुप्तोत्तर काल में कोई भी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली, क्या वो स्पीड ज्यादा है क्या? नॉर्मल है। चलो 0.95 कर देता हूं। गुप्तोत्तर काल में कोई भी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली, कोई भी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली ना होने के कारण, ना होने के कारण जगह जगह तथा छोटे छोटे सामंती राज्य, जगह जगह तथा छोटे छोटे सामंती राज्य स्थापित हो गए थे। इसीलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, इसीलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इन राज्यों को हराना आसान हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इन राज्यों को हराना आसान हो गया। नई लाइन से, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में मंत्री एवं पुरोहित मिलकर कार्य करते थे। मंत्री एवं पुरोहित मिलकर कार्य करते थे, किंतु इनकी कोई भी
विशिष्ट एवं स्थायी सेना नहीं थी। कार्य करते थे किंतु इनकी कोई भी विशिष्ट एवं स्थायी सेना नहीं थी। ठीक, अगला पॉइंट, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों प्रचलित थे। ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों प्रचलित थे। वस्तुतः ब्राह्मण धर्म को कम प्रश्रय नाम समझते हैं, संरक्षण दिया गया। क्योंकि क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के बीच प्रतिष्ठा को लेकर टकराव होता रहता था। पता लगा क्षत्रिय राजा है लेकिन ब्राह्मण कह रहा कि नहीं, क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों के बीच प्रतिष्ठा को लेकर टकराव होता रहता था। भाई क्यों बात मान ले भैया, तो वो राजा है और तुम कह रहे कि तुम वही करो जो हम कहेंगे, तो वो राजा कैसे मान जाएगा? तो इसी क्रम में तभी तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय मिला जाता, इसलिए वो आगे बढ़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, आर्थिक दृष्टि से इस काल में व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। आय का प्रमुख स्रोत कृषि राजस्व था। आय का प्रमुख स्रोत कृषि राजस्व था। कृषि राजस्व में भाग, भोग, हिरण्य, उपरिकर, भाग, भोग, हिरण्य, उपरिकर इत्यादि प्रमुख कर थे, टैक्स। उपज के रूप में अच्छी भूमि को खिलत भूमि भी कहा गया था। भूमि भी कहा गया था। खिलत जो लिखा है वही है, भी कहा गया था। बंजर भूमि वह भूमि थी जिसमें कृषि नहीं होती थी। बस खत्म करो इसको, बहुत लिखो खाने को खराब हो जाएगा और कुछ है ना इसमें। ठीक है, स्त्रियों दशा खराब क्यों हो गई थी पता?
दिखा दिया मैं, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं, समझा दूं उसमें मैं। सबसे मेन पॉइंट बताओ कि स्त्री प्रथा इसमें खराब क्यों हो गई। स्त्रियों के पास क्या चीज नहीं थी? शिक्षा बंद कर दी। शिक्षा नहीं। अगर शिक्षा होगी तो वह किसका विरोध कर सकेंगी? पर्दा प्रथा का। किसका विरोध कर सकेंगी वह? सती प्रथा का और बाल विवाह का। सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती? बाल विवाह से, स्त्रियों को ही। और इसी समय ढेर सारे मंदिरों के बनने की प्रक्रिया चालू हुई। इसी समय हम देखेंगे कि नागर शैली और द्रविड़ शैली इत्यादि शैलियां आएंगी, और इन दोनों शैलियों का एक विस्तृत रूप बनेगा, जिसको क्या कहेंगे? बेसर शैली। ये मंदिर की प्रक्रिया मैंने बताई हैं मेरे ख्याल से, है ना, पहले बताई हैं ये। इन मंदिरों की जो प्रक्रिया चालू होगी वो गुप्तोत्तर काल से ही होगी। गुप्त काल से पहले शायद ही कहीं अच्छे मंदिर आपको दिखाई दें। वरना अगर कोई ये पूछे कि मंदिरों के बनने की प्रक्रिया किस काल से स्पष्ट दिखाई देती है, तो क्या आएगा? गुप्त काल आएगा। क्यों आया? क्योंकि ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय ज्यादा मिल गया, और जहां जिस चीज को प्रश्रय मिलेगा वही काम वहां पर ज्यादा होगा। इसीलिए अगर संरक्षण देना है तो किसी ऐसी चीज को दीजिए जो एक छोड़े तो चार अपने आप बन जाए। इसीलिए इस बात को लेकर के कहा जाता है। ठीक है, आपका लगभग में राजपूत वंश यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग संगम काल की। हाँ, क्या पूछे? कहा किसी ने कुछ भी? मेरे भी कान बज रहे हैं। शनिवार को आपके टेस्ट की डेट है ना? अगला शनिवार है। अभी कौन कह रहा था? ये शनिवार तो आज है। हाँ तो सही तो है, यही बात है। नहीं, आज तो वैसे भी नहीं होने वाला है। आज तो किसी की तो वैसे भी नहीं होगा भाई। हिस्ट्री का नहीं हुआ था ना, हिस्ट्री का टेस्ट बनाने के लिए मुझसे बोला गया है, तो हिस्ट्री का टेस्ट आपका शायद कल या परसों बना के मैं भेज दूंगा वहां पे, और आएगा वही। टॉपिक बता दूं, एंशिएंट पूरा, एंशिएंट तो पूरा होगा, लेकिन जहां तक है वो कोई भी चीज नहीं होगी जो मैंने नहीं पढ़ाई होगी। ये बात भी क्लियर है। और फिर भी अगर आप लोग नहीं कर पाए तो इसमें मेरी गलती एकदम नहीं है। सारे क्वेश्चन वो आएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, और जो आपके नोट्स में है। नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ध्यान में नहीं है कि मैंने लिखाया क्या क्या है। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज पढ़ो, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो कहीं मेरे नोट्स में लिखित रूप में नहीं है। मेरे पास जो टोटल है मैं उस टोटल में का थोड़ा थोड़ा निकालता जाता हूं बाहर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कहां से बना दूंगा ये भी मुझे नहीं पता है। पॉइंट तो ये भी है भैया, तो ऐसा होता है कि मैंने नोट्स बना रखे हैं और नोट से रट्टा मार के आया और आपके आपको समझा दिया और लिखा दिया, फिर मैं जो बनाऊंगा वो उसी नोट से आप कैसे बना दूंगा, तो ठीक था। लेकिन मानो मेरे पास रिटन में नोट्स जैसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी सब किताब से है। मुझे लगता है कि नोट्स बनाने से अगर सफलता मिलती तो जो टॉपर्स के नोट्स हैं ना बहुत महंगे बिकते, 2-2 लाख रुपए के केवल नोट्स आदमी खरीद लेता और घर पे उनको रटता बैठ के, काम हो जाता। पॉइंट गलत तो नहीं वैसे ये, अगर केवल नोट्स से काम होता कि भैया उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे इस बार रवि कुमार सिहाग निकल गए, क्या उन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे? बनाए होंगे, तो उनके नोट्स आराम से 2-2.5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए खरीद लेते हैं हम लोग। या चलो ठीक है मैं 20 लाख रुपए में खरीद लूंगा उनसे, और फिर 1-1 लाख रुपए में सबको बेच दूंगा, है ना, 1 लाख में।
1000 में। अच्छा ठीक है, तो काम हो जाता, लेकिन नोट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पढ़ना आपको पूरी किताब ही पड़ेगी। तो कोशिश करो कि आप लोग किताब पढ़ें। एंशिएंट का सारा सिलेबस लोगों को खरीद लिया आप लोगों ने? हिस्ट्री का सिलेबस खरीद लिया? कितने लोगों ने खरीद लिया है? और तुम 1 2 2.5 ना 3 4 लोगों ने सिलेबस खरीदा है, मतलब हिस्ट्री की बुक्स कंप्लीट खरीद ली भाई। खरीदो, एक खरीद सब स्पेक्ट्रम की, और वो को तो हम नहीं पढ़ेंगे पूरी लाइफ में। स्पेक्ट्रम को लाइफ में आदमी खैर 1 या 2 बार पढ़ लेता है। मैंने भी खरीदी, एक बार मैंने भी पढ़ी है, अब वो रखी है। स्पेक्ट्रम आपकी काम में आती है मेंस में, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उसको ज़्यादा वाइड होने के कारण उसको लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम बुक्स बहुत अच्छी है अगर आप लोग पढ़ें तो। मॉडर्न क्या है? आधुनिक पुस्तकें सबको पता है कौन कौन सी खरीदनी है। सही है बिल्कुल, अच्छी है, साहब की अच्छी है। कोई पता नहीं किताब है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने आकर के यहाँ मुझसे पहली बार हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं भाई, यहाँ इस रूम की बात कर रहा हूँ, इस रूम की। एक तुम अकेली हो केवल, तुमने उस रूम में पढ़ चुके हो? नहीं आते ना, तो काहे सर मारे? हाँ पढ़ाने में क्या दिक्कत है? उठाया करो, शर्माओ मत। ऐसे खरीदना तो सतीश चंद्र, सतीश चंद्र की एंशिएंट खरीदो। मेडालों के लिए सौरभ कुमार बहुत बेस्ट है। सौरभ कुमार चौबे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सौरभ कुमार चौबे से बाहर नहीं जाता है। मॉडर्न के लिए आप बेस बनने के लिए पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा। बहुत इसकी जो भाषा बहुत ही स्पष्ट है और सरल है, पढ़ने में अच्छी लगेगी। 3 घंटे में खत्म कर, 3 घंटा नहीं लगेगा यार, ज़्यादा लगेगा। 3 घंटा नहीं, 3 दिन लगेगा। लगभग 240 ऐसी कुछ पेज होंगे इसमें, और आप खत्म कर लो। दूसरी आती है स्पेक्ट्रम, बहुत बेस्ट बुक है। एंशिएंट के लिए एक और व्यक्ति आते हैं, मृदुला मुखर्जी। बहुत अच्छी जानी मानी इतिहासकार है, सारे जिंदा है। इनकी पुस्तक बहुत अच्छी है। तीनों का कंबाइंड नोट्स के लिए आप एक काम करें, दृष्टि की कोई बुक खरीद लीजिए, हिस्ट्री की। बहुत गजब का कंटेंट दिया हुआ है दृष्टि की कोई बुक में। एक ही पुस्तक में तीनों हिस्ट्री है। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम में आएगा। प्रीलिम्स के अलावा यूपीएससी के अलावा यूपीपीसीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसते हैं उससे। सीडीएस, हाँ वो तो उन्हीं के एक ही बाप की औलादे हैं सभी। सीडीएस वगैरह जो हो गया अच्छा आता है। यही हम कहना चाह रहे हैं ना, बहुत अच्छी कोई बुक है ये।
और अगर इससे लेना चाहे तो क्विक बुक आप ज्योग्राफी की भी ले लें। मेरे पास हर क्विक बुक है, जितनी भी क्विक बुकें आज तक ट्रस्टी ने निकाली हैं सारी क्विक बुक्स हैं, उनसे कंटेंट भागता ही नहीं कहीं। अगर डीपली अध्ययन करना है तो इन चीज़ों को पढ़ो, और अगर उस डीपली के पश्चात में थोड़ा थोड़ा सा किसी को निकालना है बाहर तो क्विक बुक्स पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। इनको पढ़ते ही आपका अध्ययन एकदम धार बन जाएगी, वो तो अच्छा चलेगा। तो पुस्तकें आप लोग प्लीज़ खरीद लो अगर तैयारी करना चाहते हो तो। और अगर ये चलो ठीक है सरकारी कोचिंग है चल रही तो पढ़ लेते हैं, बंद हो गई तो फिर से घर ही बैठेंगे। ऐसा प्लान कितने लोगों का है यहाँ पर? मुझे पता, हाथ नहीं उठाओगे तुम लोग, चाहे कितने का भी प्लान हो। ऐसा नहीं है? अच्छा तो आप तुम लोगों ने देखा ही नहीं मैंने क्या बोला। ऐसा प्लान कि मतलब सरकारी कोचिंग चल रही है तब तो पढ़ लेना, चलो ठीक है यूपीएससी जान का क्या होता है। और अगर बाई चांस अगर ये बंद हो गई तो घर बैठेंगे आराम से, है ना, बैठ ही जाएंगे। स्टडी तो सेल्फ ही करनी पड़ती है, हालांकि गाइडेंस जरूरी है। और आजकल तो कंपटीशन इतना हो गया है कि जरूरी हो गया है कि मतलब आप कोचिंग करें। इम्पोर्टेंट भी नहीं है अगर कोई गाइडेंस देने वाला अच्छा है आपके पड़ोस में, कोई अगर जैसे व्यक्ति है पड़ोस तैयारी कर रहा है, कहीं बाहर से अगर तैयारी करके आया है, अब वो अगर आपको टाइम दे सकता है तो उससे आराम से टाइम लो, उससे बात करके गाइडेंस लो, उससे अपनी तैयारी करो आराम से। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो मैं केवल हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये भी इम्पोर्टेंट होता है। पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको 6 महीना लग जाएगा, केवल हिस्ट्री को रीड नहीं कर पाओगे। दिक्कत यही होती है कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। क्या मैंने राजपूत वंशों में सभी राजपूतों को पढ़ाया है? केवल 2 को पढ़ाया मेरे ख्याल से, सही सुन गहड़वाल की थोड़ी सी बात कर ली बिल्कुल, तो सब नहीं पढ़ने हमको। अब जो हम संगम काल शुरू करेंगे, हालांकि अभी अब टाइम नहीं है, संगम काल में भी हम चोर चेल पांडे की थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। मुख्य बात हमारी होगी इस बात को लेकर कि उसमें कितने संगम हुए थे और वो संगम कितने कितने समय तक चले थे। कोई संगम 4000 वर्ष तक चला, कोई 3000 वर्ष तक चला, और 3000 वर्ष तक उनमें क्या क्या हुआ। कुछ किताबें लिखी गई, उन किताबों के नाम क्या हैं, बची हैं नहीं बची हैं, वो किताबें केवल लिखी ही गई या लोगों के सामने आ भी पाई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। संगम काल से क्वेश्चन बनता है आपका मेंस का केवल, मोस्टली प्रीलिम्स से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है उससे, इसलिए उसको पढ़ेंगे अन्य तरीके से, एक मतलब थ्योरिकल वे में समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँ आज की, लग गई नहीं लग गई सुबह? तो उसी को देख करके टिक मार देते हो। कुछ बच्चे भी आए, कुछ बच्चे चले भी गए। चलो प्रमोद वर्मा, अच्छा तुम अभी आए हो। राहुल लोधी, अरे लग गई नहीं। शांति स्वरूप, वजाहत अली, इसाक बेग, विशाल कुमार नहीं है, शोभना भारती, स्मृति शुक्ला, तुलसी,